नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल के एक नए युद्ध के बारे में। दरअसल अब इजराइल ने एक नया युद्ध शुरू किया है और यह युद्ध शुरू किया है यमन के हूतियों के अगेंस्ट। अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि इजराइल ने फलस्तीन के साथ युद्ध में पूरी तरह से हमास को परास्त किया और गाजा पट्टी या हम कहें कि फिलिस्तीन को फिलहाल पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ दी और चीज़ों को बहुत ही शांत कर दिया। लेकिन जिस प्रकार ये युद्ध इजराइल और पैलेस्टीन के बीच शुरू हुआ था, बाद में हिजबुल्लाह इससे जुड़ा और हमने ये देखा कि इजराइल और लेबनान की कहानी शुरू हुई। अभी इजराइल के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि उन्होंने लगातार लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमले किए और हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को इन्होंने अपने हमले में मार दिया। अब जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद हमने ये देखा कि अब यमन के हूती खड़े हो गए हैं इजराइल के अगेंस्ट। तो इजराइल ने कहा कोई बात नहीं, चलो आपसे भी निपटेंगे और इजराइल ने स्ट्राइक्स कर दी हैं अब यमन के अंदर और खास तौर पे उसने टारगेट किए हैं हूती वाले क्षेत्र। तो ज़रूरी है कि चीज़ों को समझे जाने और देखें कि अब क्या यमन तीसरा देश होगा जिसे इजराइल तबाह करेगा। तो चीज़ों को समझना है बहुत अच्छे से। तो यही हमारी न्यूज़ है कि इजराइल ने यमन के बंदरगाहों और बिजली घरों पर बमबारी कर दी है। ये बमबारी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयानक रही है। तो इजराइल ने यमन के हूती आतंकवादियों के खिलाफ फिलहाल ये हमले किए हैं। इजराइल ने यमन के रास इस्सा और होदेदा क्षेत्रों पर हमले किए हैं जो मुख्य रूप से हूती आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और हूती आतंकवादियों के ठिकाने बने हुए हैं। देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इजराइल का ये हमला यमन के ऊपर एक दूसरा हमला है। यानी कि पहली बार इसने हमला किया था जुलाई में, तो तेल अवीव में ड्रोन हमले के बाद उसने होदेदा बंदरगाह पर हमला किया था। तो ये पहला हमला था यमन के ऊपर। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब से इजराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हुआ है ना, एक अलग ही जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। क्योंकि युद्ध जो था या जो वॉर थी, ये वॉर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच थी, लेकिन हमने यह देखा कि इजराइल को लगातार वेस्ट का सपोर्ट मिला और वहीं हमने यह देखा कि पैलेस्तीन वाले क्षेत्र को हमने ईरान से समर्थन मिलते देखा, हूतियों से समर्थन मिलते देखा, हिजबुल्लाह से समर्थन मिलते हुए देखा। यानी कि सबके समर्थक अलग अलग थे और युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे। तो अब ये स्थिति देखने को मिली कि पहला जो हमला था वो इजराइल की तरफ से हो चुका था जुलाई के महीने में। उस समय होदेदा बंदरगाह पर हमला किया था। उसे पता था कि होदेदा बंदरगाह मुख्य रूप से हूतियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और फिर दोबारा उसको टारगेट इसने भी किया है। इसके अलावा यह भी देखने वाली स्थिति है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर और स्टेटमेंट देकर के साफ तौर पर पूरी दुनिया को यह बताया कि कोई भी कहीं दूर से बैठ करके किसी को भी सपोर्ट दे रहा है हमारे खिलाफ तो वो ये ना समझे कि वो हमसे बच जाएगा, क्योंकि आज के समय में इजराइल की पहुंच पूरी दुनिया में है और इजराइल कहीं भी जाकर हमले कर सकता है। तो ज़रूरी है कि जिससे युद्ध चल रहा है उसी को लड़ने नहीं दीजिए। बेवजह बीच में आएंगे तो कहानी आपके साथ भी बिगड़ सकती है। चीज़ें क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते चीज़ें किस प्रकार से हो रही है। तो फिलहाल इजराइल ने जो स्ट्राइक्स की हैं वो स्ट्राइक्स की हैं यमन के इस वाले एरिया में, यानी कि जो मुख्य रूप से रेड सी वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है ये अदन की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये लाल सागर वाला क्षेत्र है और यहाँ पे ही जो ये पूरे जो तटवर्ती क्षेत्र है इन्हीं तटवर्ती क्षेत्रों पर इसने हमला किया है। अब ये हमले किए कहाँ से, ये स्थिति भी समझिए। तो इस स्थिति के लिए हमें चलना होगा फिलहाल मैप पर। अब देखिए यमन का ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे फिलहाल हमले किए गए हैं। अब यहाँ हुए हैं हमले और यहाँ हमले होने के साथ साथ हम लोग यह देख रहे हैं कि इजराइल कहाँ है। जी इजराइल है हमारा यहाँ पे। अब इजराइल हमारा यहाँ है, यमन हमारा यहाँ पर है। और देखने वाली बात यह है कि पहले जो इनका डिस्प्यूट चल रहा था, पहले जो विवाद हो रहे थे वो आसपास में हो रहे थे। जैसे कि इजराइल के पास में पैलेस्टीन है, गाजा पट्टी यही देखने को मिल जाएगी। लेबनान के हिजबुल्लाह से उन्होंने युद्ध लड़ा तो वो स्थिति यहाँ पर ये थी। अब फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी दूर का युद्ध शुरू हो गया है, यानी कि वहाँ से अब ये यहाँ पर चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है हमें वैश्विक रंगमंच पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी कहानी चली है आगे। चलिए, तो यहाँ पर हमले किए, पॉइंट आप लोग समझ गए। इसी जगह पर हमले क्यों किए ये बात मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। आगे ये चीज़ें समझते हैं। तो इजराइल ने यमन पर हमले क्यों किए? तो देखिए इजराइल ने यमन पे हमले इसलिए किए क्योंकि उसका जो टारगेट है वो दरअसल यमन की सरकार नहीं है, वो हूती आतंकवादी है। तो इसलिए वो हूती आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले कर रहा है। और हूती आतंकवादियों के ठिकाने पर हमले वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जैसे ही खबर आई थी कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरल्ला की मृत्यु हो गई है, तो उसकी मौत के बाद में क्या हुआ कि हूती आतंकवादी खड़े हुए और हूती आतंकवादियों ने खड़े होने के बाद में इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके विमान को टारगेट किया था, मिसाइल से उड़ाने का प्रयास किया था। तो भाई अब किसी देश के हेड को उड़ाओगे मिसाइल से तो वो छोड़ देगा बाद में, और वो भी इजराइल बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो इसी वजह से ये देखा कि भाई आपने पहले नेतन्याहू को उड़ाने की कोशिश की थी, तो नेतन्याहू ने देखा कि अच्छा मुझे मारोगे, चलो
तुम्हारे साथ में थोड़ा सा गेम खेल लिया जाए। तो इन्होंने फिर बाद में हूती आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले करवा दिए। तो एक प्रकार से बदले वाली स्थिति है और समझा रहे हैं कि मान जाओ वरना फिर आने वाले समय में तुम्हें भी पूरा धूल धूल कर देंगे, कुछ भी देखने को नहीं बचेगा। बाद में मत कहना कि ये क्या हुआ। और दुनिया में चल क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब जगह सब लोग लड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं है, युद्ध छोटे छोटे ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि पूरी दुनिया तहस नहस सी हो रही है। ठीक, तो बार बार बोल रहे हैं हूती विद्रोही या हूती आतंकवादी कौन है, किस लिए, थोड़ी सी कहानी इनकी भी समझ लेते हैं। तो हूती विद्रोहियों की नींव रखी गई थी हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के द्वारा। इसने नींव रखी, इसका जो आधिकारिक नाम था वो था अंसार अल्लाह। ठीक है, तो इस समूह का नाम इसने अंसार अल्लाह रखा। आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं कि हूती विद्रोही हैं ये, लेकिन समूह का आधिकारिक नाम जो है वो अंसार अल्लाह है, जिसका मतलब है ईश्वर के समर्थक। ये यमन में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है। तो थोड़ा सा मुस्लिम के अंदर थोड़ा रहता है डिस्प्यूट शिया और सुन्नी को लेकर के, तो यही स्थिति यहाँ पर है कि शिया मुस्लिमों का ये एक सबसे बड़ा संगठन यमन के अंदर है। आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है, जिनको हम लोग हूती विद्रोही के रूप में जनरली जानते हैं। और हूती जो नाम है वो हुसैन बदरुद्दीन अल हूती से जुड़ा हुआ है। चीज़ें क्लियर, चलिए आगे भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो इस संगठन ने विद्रोही सेना के रूप में यमन की सेना से कई बार युद्ध किया। यमन में चीज़ें इन्होंने काफ़ी गड़बड़ाई और यमन में चीज़ें गड़बड़ाने के बाद, सेना से लड़ने के बाद 2014 में यमन की राजधानी सना पर अपना कब्जा कर लिया। सना पे कब्जा कर लिया, राजधानी से चीज़ें कंट्रोल की, अपनी खुद की सरकार इन्होंने यहाँ बना ली। और ये सभी चीज़ें इस वजह से पॉसिबल हो पाई क्योंकि इनको बाहर से सपोर्ट मिलता हुआ है। जैसे कि ये चीज़ देखी जाती है कि ईरान से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलता है हूती विद्रोहियों को, तो ये लोग लगातार यहाँ सपोर्ट लेकर के चीज़ें करते हैं। तो ईरान से सपोर्ट आता है, हिजबुल्लाह भी इनको सपोर्ट करता था, हमास से भी इनको सपोर्ट मिलता था। तो इनकी आपस में थोड़ी सी मिली भगत है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सभी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसी प्रकार चीज़ों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ईरान सपोर्ट करता है, ईरान के बाकी भी सपोर्ट करते हैं, तो हथियार देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं इनके लोगों को, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वित्त पोषण करने का मामला भी चलता रहता है इसी तरफ से ही। ठीक है, तो यमन पर नियंत्रण की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि इन्होंने पहले समूह को संगठित किया था। समूह को संगठित करने के बाद इन्होंने सोचा था कि तख्ता पलट करेंगे। तख्ता पलट करने के सबको पता है कि सेना से आपको लड़ना पड़ेगा। तो 2014 की ये पूरी कहानी होती है। उस समय राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। इस समय हम ये भी देखते हैं कि यमन के राष्ट्रपति पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी अब्दरबू मंसूर हादी इस समय गद्दी संभाल रहे होते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा विरोध होता है, ये अपना विरोध पूरा का पूरा करते हैं हादी के खिलाफ, और हादी को कहते हैं गद्दी छोड़ो। तो हादी के खिलाफ पूरा का पूरा मामला चलता है। तो इस दौरान ये देखते हैं कि ये यमन की राजधानी सना पर कंट्रोल करते हैं 14 में। कंट्रोल इनका लगातार बढ़ता जाता है, मजबूत स्थिति में होते हैं। तो इसी वजह से 2015 में जो हादी राष्ट्रपति थे देश के, वो यमन को छोड़ के ही भाग जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ना कि बांग्लादेश में क्या हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ के निकल ली। तो ऐसे ही होता है, तख्ता पलट होता है, जान पे बनाती है, लगता है कि भाई जान बचाना मुश्किल हो, देश छोड़ के ही इस प्रकार से लोग निकल जाते हैं। तो अब यही स्थिति हुई, 2014 में राजधानी कंट्रोल कर ली, 2015 में राष्ट्रपति ही देश छोड़ के चले गए। तो एक बड़े हिस्से के ऊपर यमन में इनका कंट्रोल हो गया और वही कंट्रोल आज तक ये बरकरार रखे हुए हैं। और यही स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा मैप है तो यमन का, लेकिन यमन के अंदर ये एक बड़ा क्षेत्र है और इस बड़े क्षेत्र पर मुख्य रूप से हूती आतंकवादियों का ही यहाँ कंट्रोल हो रखा है, जितना भी ये ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख शहर भी शामिल है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। ऑल क्लियर? ठीक। इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि इनकी इजराइल से दुश्मनी दरअसल है कि, तो देखिए इजराइल से दुश्मनी होने का मतलब ये है कि दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, मतलब दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन। यही वाली नीति यहाँ चल रही है। तो इजराइल को उन्होंने शुरू से अपना दुश्मन माना है। 2003 का अमेरिका का इराक पर हमला जो था वो इसमें एक खास कड़ी बना। जिस समय 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमले किए थे, इस दौरान यह देखा गया कि हूती विद्रोहियों ने इस हमले का विरोध किया था और इस विरोध में हमने ये देखा कुछ खास नारे दिए। नारे में ये था कि ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। ठीक है, तो अपना दुश्मन माना। तो इनका पुराना डिस्प्यूट वही था, इस्लाम और यहूदियों वाला डिस्प्यूट लगातार चल रहा था और ये सभी जगह चलता है। हम देखते हैं कि भाई ये लोग हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। इस्लाम के लोग चाहेंगे कि यहूदी समाप्त हो जाए, यहूदी वाले चाहेंगे कि इस्लाम समाप्त हो जाए। तो ये इसी वजह से आपस में लड़ाई करते रहते हैं। आपस में आपको जो जो सपोर्ट देगा तो वह भी आपका दुश्मन बनता चला जाएगा। तो धार्मिक मामला भी है, राजनीतिक मामला भी है, सभी चीज़ें मिली हुई है जो हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो कुछ खास नारे इन्होंने दिए, ईरान से समर्थन प्राप्त है, ठीक है, और इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ ये सभी चीज़ें करते रहते हैं। तो सभी एक प्रकार से ग्रुप में ही हैं, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे फिर हम देखते हैं कि हूती है। तो ये सब आपस में ग्रुपिंग कर रखे हैं और सभी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ईरान से पूरा साथ इनको मिल जाता है। चीज़ें क्लियर हैं?
ठीक, तो यही कहानी है। और हो सकता है कि अगर ये लोग नहीं माने तो आने वाले समय में और भी बड़े हमले हम लोग देखेंगे कि इजराइल की तरफ से होंगे, और उसके बाद एक बड़ा हिस्सा जो हो वो वास्तव में धुआं हो जाएगा या आग राख हो जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक सरल सा प्रश्न आप लोगों के लिए, हूती किस देश से संबंधित है? ये उस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ईरान, लेबनान, इजराइल या यमन? सरल सा प्रश्न है तो उत्तर सभी लोग देंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।